तो अब स्वागत है आप सभी का इस साल का 222वां दिन और आज सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो हम एक बार फिर से हाजिर आपके साथ, मैं आपके साथ पूजा खंडूरी हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में दिल्ली वाले रेडियो टीवी में। आप कार्यक्रम में आपको खबरें मिलती है रेडियो और टेलीविजन के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक जहां आपको हर खबर बताएंगे भी और साथ ही सुनाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी तक आपको खबर मिलेगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और हो जाइए हमारे साथ शुरू, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि दिल्ली सरकार ने अब राजधानी दिल्ली को फिल्मी हब बनाने का ठान लिया है। जी हाँ, जिस दिल्ली में आप रहते हैं अब वो फिल्मी हब बनने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सरकार ने अभी ठाना है। तो पूजा, अगर दिल्ली फिल्मी हब बन जाती है तो जाहिर सी बात है यहाँ के युवा क्यों मुंबई जाएंगे, क्यों किसी को मुंबई जाने की जरूरत पड़ेगी अगर उसे एक्टर बनना है तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और दिल्ली को देखिए फिल्मी हब बनाने के लिए सरकार काफ़ी सीरियस भी अब नज़र आ रही है। दिल्ली को ग्लोबल शूटिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए फिल्म पॉलिसी तैयार की गई है। शूटिंग से पोस्ट प्रोडक्शन तक सब कुछ दिल्ली में उपलब्ध कराने की एक अच्छी खासी योजना बनाई जा रही है। कोशिश ये है कि दिल्ली का टैलेंट अब मजबूरी में मुंबई ना जाए, अब उसे दिल्ली में ही जिस चीज़ के लिए वो मुंबई जाता था, जिस रिकॉग्निशन के लिए वो मुंबई जाता था, वो उसको दिल्ली में मिल जाए, वो अवसर उसको यहाँ पर मिल जाए। और उसी को लेकर ये प्रयास भी अब नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये संदेश दे दिया है कि फिल्में केवल मनोरंजन नहीं होती है, समाज को दिशा देने का एक माध्यम भी होती है, क्योंकि उससे एक मैसेज जाता है। जब कोई भी फिल्म निर्माता कोई मूवी बनाता है तो एंटरटेनमेंट के लिए तो वो बनाता ही है, लेकिन उसे एक मैसेज भी जाता है जो समाज के बीच में जाना चाहिए। और नॉर्थ इंडिया के जितने भी एक्टर्स होते हैं, फिर चाहे वो थिएटर के हो या फिर वो मुंबई में जाकर हीरो बनना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो, उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना कि वो साउथ इंडिया एक तरीके से साउथ में पड़ता है। वो यहाँ का कल्चर इतना डिफरेंट होता है, वहाँ का इतना डिफरेंट होता है, और यहाँ अलग माहौल में वो रह रहे हैं, वहाँ वो अलग माहौल में एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है, स्टेट बदल जाता है। और फिर कहा तो ये भी जाता है बॉलीवुड में कि अगर आपके कोई गॉड फादर नहीं है, आपके कोई लिंक्स नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे इवन सरवाइव करना भी। हाँ, ये तो बात पूजा बिल्कुल है। और अगर राजधानी दिल्ली फिल्मी हब अगर बन जाती है तो देखिए, मुंबई तो एक सपनों का शहर है जिसे हम कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री सारी मुंबई में बसती है, बॉलीवुड सारा मुंबई में बसता है। तो अब मुंबई की बात अगर करें, मुंबई के माध्यम से, केवल मुंबई का मैं जिक्र कर रहा हूँ, केवल मुंबई से महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सबसे ज्यादा है। आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। और महाराष्ट्र क्योंकि फिल्मों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है, फिल्म रिलीज होती है, करोड़ों रुपए का बजट होता है, कमाई बेहद ज़्यादा होती है, तमाम जो सेलेब्स हैं वो मुंबई में रहते हैं। तो महाराष्ट्र की जीडीपी में जो एक ग्रोथ देखने को मिलती है वो क्योंकि मुंबई एक फिल्म इंडस्ट्री है। अब ऐसे में फिल्मी हब अगर दिल्ली बनता है तो इसमें देखिए कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की आर्थिक जो स्थिति है वो आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत होगी। और क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने सुना, आप भी जानते होंगे कि नोएडा में बताया जा रहा था कि जो फिल्म सिटी है मुंबई से वो शिफ्ट हो सकती है, कि मुंबई अब ग्रेटर नोएडा को फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जा सकता है। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली को अब फिल्मी हब बनाना है तो इसके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। सबसे पहले आपके सामने जो आपने प्लान बनाया है उसको किस तरीके से आप ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद अब जो मुंबई में जितना भी काम है, बात फिल्म इंडस्ट्री का करें, उसको यहाँ पर लेकर आना, या फिर चलिए ठीक है आप मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को तो उठाकर यहाँ पर नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन आप जरूर क्रिएट कर सकते हैं कि अगर कोई एक्टर अपनी फिल्म को शूट कराए, जैसे अब मुंबई में हम देखते हैं कि सेट्स रहते हैं, जब किसी भी फिल्म की शूटिंग होती है तो सेट्स बनते हैं। अगर ऐसा ही कुछ राजधानी दिल्ली में हो जाए तो दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी बात ये होगी कि यहाँ के जो युवा हैं, जो इच्छुक है इस काम के लिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री का रुख करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये होगी कि वो
आराम से जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर सकते हैं बिना मुंबई जाए, सस्ते में। बिल्कुल, और न सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ये खुशखबरी होगी, लेकिन नॉर्थ इंडिया जो दिल्ली के आसपास जितने स्टेट्स है, और हाँ, आप जम्मू कश्मीर से ले लो, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, फिर इस तरफ यूपी हो गया, बिहार हो गया, पूर्वांचल के लोगों को बड़ा कठिनाइयों का सामना मुंबई में करना ही पड़ता है, आपने सुना होगा। एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और मुंबई में तो देखने को ये मिलता है कि बेहद ज्यादा मारामारी है, और ये कही जाती है बात। आप जब लोगों से बात करते हैं कि एक्टर बनने के लिए कोई मुंबई जाए, तो जाहिर सी बात है वो यही कहते हैं कि साहब बहुत मारामारी है, मुंबई जाने का कोई फायदा नहीं है, कहाँ रहेंगे, किसके लिंक से, आपका कोई गॉडफादर है या नहीं, कोई बहुत ऊपर तक आपका लिंक है या नहीं। तो ये तमाम बातें सुनने को मिलती हैं, और ये वो लोग बताते हैं जिनका एक सपना था मुंबई जाने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। अब ऐसे ही लोगों के लिए जिनका एक सपना था या फिर सपना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाए, तो एक अलग जगह है, एक उम्मीद की किरण है कि अब रेखा सरकार जो है दिल्ली को फिल्मी हब बनाने जा रही है। तो लेकिन हो सकता एक बात और भी है बसंत, वो ये कि अब ये विजन तो देख लिया जाता है कि फिल्म सिटी बनाई जाएगा। हम जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं ना, ये फिल्म सिटी है, और इसको भी दरअसल उसी उद्देश्य के साथ तो बनाया गया था, उस विजन के साथ कि यहाँ पर सारा सेटअप किया जाएगा जो ग्रेटर नोएडा पहुंच चुका है। लेकिन हुआ क्या, एट लास्ट यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिसेस बन गए सारे, और जो फिल्म सिटी का सपना था वो सपना ही रह गया। आपने कभी सोचा फिल्म इंडस्ट्री में जाने का? नहीं, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जाने का नहीं सोचा, बट मुझे फिल्में देखना अच्छा लगता है। तो फिर आप एक्सीडेंटली पत्रकारिता में आ गए क्या? एक्सीडेंटली नहीं आई हूँ मैं पत्रकारिता में, मैंने सोचा था मुझे पत्रकारिता में आना, हालांकि पहले मुझे डॉक्टर बनना था, फिर उसके बाद मैंने टीवी पर देखा एक एंकर को, फिर उसके बाद उनको देख के मुझे लगा कि शुरुआत में 5 से 6 साल तक सब पहले पायलट बनते हैं, फिर 10 साल तक डॉक्टर बनते हैं। पायलट भी बनना था मुझे जब मैं 10 साल तक की थी, 10 या 12 साल तक की, तब तक मुझे पायलट बनना था, फिर मुझे डॉक्टर बनना था, और फिर मुझे एकदम से जर्नलिस्ट बनना था। फिर अब आप जर्नलिस्ट बन गए, और एक अच्छे खासे जर्नलिस्ट हमारे साथ है। अभी मैं सोच रही हूँ और आगे मुझे क्या बनना है। तो चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि राजधानी दिल्ली में फिल्म सिटी को लेकर जो एक सपना है सरकार का भी और कई युवाओं का भी, कि फिल्मों में अगर कोई जाना चाहता है तो मुंबई ना जाना पड़े साहब, और दिल्ली में ये सपना आपका साकार हो जाए। कुछ इसी तरफ कदम तो बढ़ाया है, एक अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है। इसके परिणाम क्या होंगे वो भविष्य के गर्भ में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय से खबर आपको बता दें, अपडेट आपको बता देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साल 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के लिए अब हॉस्टल एडमिशन लेने शुरू कर दिए। यानी कि जो बच्चे बाहरी राज्यों से आकर हॉस्टल्स में रहना चाहते हैं तो वो अब आवेदन कर सकते हैं। हॉस्टल में रहने की चाह रखने वाले अगर जल्द हॉस्टल नहीं लिया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 12 अगस्त आवेदन की आखिरी तारीख है पूजा। आज जब हम ये खबर बता रहे हैं तो केवल महज 24 से 36 घंटे इन बच्चों के पास होंगे जो हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि हॉस्टल में रहना चाहते हैं। हॉस्टल एडमिशन ही बोला जाता है उसको, टेक्निकल जो वर्ड है, जो टेक्निकल टर्म है, हॉस्टल एडमिशन बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्टल में आपको पढ़ना होगा, कि हॉस्टल आपको अलॉट हो जाए, उसके लिए आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। हॉस्टल में आपको रहना होगा, आपके कॉलेज के नजदीक होता है, कभी-कभी जो कॉलेज प्रेमिसेस होता है उसी के अंदर ही होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में आखिरी तारीख है, देखिए इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिए आखिरी तारीख है। जो दिल्ली की पब्लिक है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है खबर, इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो अपने घरों से अप डाउन करते हैं, हाँ, वो अपने कॉलेजेस जाते हैं। लेकिन जो लोग, जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए अलग अलग स्टेट से पूरे देश के बच्चे आते हैं, देश के बच्चे यहाँ पर आते हैं। अपने मेरिट के हिसाब से उनको जहाँ जहाँ एडमिशन मिलता है। तो आप जरा ध्यान से सुन लीजिए इस खबर को कि आखिरी तारीख है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हॉस्टल का चयन करने के लिए छात्रों को 100 रुपए फीस देनी होगी, और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रोसीजर है किस तरीके से आपको हॉस्टल अप्लाई करना है और कौन सा हॉस्टल आपको अप्लाई करना है अगर आप एक से ज़्यादा हॉस्टल चुनना चाहते हैं ऐसे एज ए सिक्योर वे में। क्योंकि कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो हॉस्टल हम चूज़ करते हैं, जिस हॉस्टल में हम रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ ये था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये पूरा वाक़या है जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने हॉस्टल चूज़ किया था वो मुझे अलॉट ही नहीं हुआ पूजा। और उसके बाद क्योंकि मैंने किसी हॉस्टल को अपनी सेकंड प्रेफरेंस में नहीं रखा था, तो इसीलिए मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुश्किल से मेरे लिए एक सीट खाली हुई, किसी बच्चे ने हॉस्टल छोड़ा था, कोई और सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से किसी को हॉस्टल अपनी मजबूरी से छोड़ना पड़ा, उसके बाद हॉस्टल अलॉट हुआ। तो अगर आप एक हॉस्टल को चूज़ करते हैं तो आप एक सिक्योर ऑप्शन के तौर पर दूसरे हॉस्टल का चयन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको महज 50 रुपये अतिरिक्त फीस पे करनी होगी, और आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। और साथ ही अब क्योंकि DU एडमिशन अपडेट ये है, और हॉस्टल क्योंकि कई
कई बच्चों और पूजा देखने को ये मिलता है, जो दिल्ली के लोकल बच्चे भी होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका एक होता है सपना कि हॉस्टल में रहना है। चलिए ठीक है, भले ही आपका घर है राजधानी में, भले ही कॉलेज के आसपास है, 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन एक हॉस्टल की लाइफ ना एक अलग ही डायमेंशन क्रिएट करता है किसी भी बच्चे के लिए। वो कई चीज़ें डेवलप भी करता है बच्चे के अंदर कि घर से दूर आपको रहना है, आपके आसपास हर तरीके का बच्चा होता है, आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और आपको ये पता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। बिल्कुल। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नशा करते हैं, हालांकि करना किसी को नहीं चाहिए, लेकिन देखिए हम एक ऐसे समाज में हैं, इस समाज में हर तरीके का व्यक्ति पूजा मौजूद है, बिल्कुल, है ना। और हमारी तो सलाह सभी बच्चों को यही है कि आप नशे से जितना दूर रहेंगे ये आपके लिए उतना बेटर है, आपकी फैमिली के लिए उतना बेटर है। अगर आप बेसिकली हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि हॉस्टल में, क्योंकि देखिए पूजा ये सच्चाई है, हॉस्टल में हर तरीके का बच्चा होता है, बिल्कुल, और कोई रोक टोक नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई थर्ड आई नहीं होते हो तो पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में आप जब रहते हो तो अब वो आपको बताते हैं आपको क्या करना है नहीं करना है, लेकिन जब आप 24 घंटे उनकी नजरों से दूर, उनको नहीं पता है कि आप कैसे पीयर के अंडर हो, तो अगर आप उस पीयर प्रेशर में कोई गलत रास्ते पर चले जाते हैं, और जिसका जिक्र हमारे सहयोगी अभी बसंत ने किया है कि नशा होता है, उससे दो कोई राय नहीं है इसमें, और उससे आपको कैसे बचना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपने हॉस्टल लाइफ जी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या सीखा आपने? सीखा मैंने ये कि घर से दूर अगर रहा जाए तो किस तरीके से आपको बुरी चीज़ों से दूर रहना है ना। सबसे पहली बात तो यही होती है, क्योंकि आपके पास आपका जो एक फ्रेंड सर्कल होता है उसमें हर तरीके के बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई ड्रिंक करता है ना। हालांकि हॉस्टल में इन चीज़ों की सख्त मनाही होती है, लेकिन बाहर कुछ लोग कर लेते हैं, पर रियलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते। रियलिटी को आप डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहने जा रहे हैं या फिर आप अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज रहे हैं तो कम से कम उसे ये बताकर भेजिए कि आपके आसपास आपको हर तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, किस एनवायरनमेंट को कैच करना है और किस तरीके के एनवायरनमेंट को ड्रॉप करना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके बच्चे पर। अगर आप हॉस्टल में रहने के लिए जा रहे हैं तो आप पर, तो ये हमने आपको बताया कि हॉस्टल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 12 अगस्त आखिरी डेट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल को लेकर अब आवेदन लेने शुरू कर दिए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अब 11 अगस्त यानी कि आज ही का दिन है, आज 11 अगस्त है पूजा, तो जाहिर सी बात है आज ही का दिन है। तो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 आज संसद में पेश किया जा सकता है। बीते शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आयकर विधेयक 2025 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा और सदन ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन आज ये नया यानी कि न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लाया जा सकता है। टैक्स बिल में बदलाव हो सके इसलिए लाया जा रहा है और साथ ही इसे और ज़्यादा क्लियर किया जा सके। तो हम आपको ये बताते हैं कि कमेटी की तरफ से कौन कौन से सुझाव दिए गए। पूजा इस तरीके से था कि जो इनकम टैक्स बिल फरवरी में बजट सेशन के दौरान पेश किया गया था, उसका विरोध सदस्यों ने किया। इस मॉनसून सत्र में विरोध किया गया था, उसके बाद उसे वापस लिया गया। अब उसमें कमेटी ने सुझाव दिए तो उन सुझावों को कंसिडर किया गया है। अब एक नया बिल पेश किया गया। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि आज ये पेश किया जा सकता है, माफ कीजिएगा। तो 10 सुझाव जो अभी तक रखे गए हैं जो कंसिडर किए जा सकते हैं। हालांकि अभी जब बिल टेबल होगा तो सबको पता चल ही जाएगा, लेकिन 10 सुझाव जो इसमें जोड़े जा सकते हैं वो हम आपको बता दें कि नए आयकर बिल पर अब संसदीय पैनल की जो रिपोर्ट है 21 जुलाई को लोकसभा में पेश की गई थी और 31 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी ने यहाँ पर अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए अब अपने जो सुझाव है वो दिए थे। पूजा, और दूसरी चीज़ आप देखिए इसमें ये भी समझेंगे कि अंदर क्या आ गया है। अब सुझाव जब दिए गए थे तो उसके बाद जो पहले आया था और जो अब आया है उसमें डिफरेंस क्या है इसको आप समझ पाएंगे। आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। लंबे डिस्कशन के बाद कमेटी ने टैक्स रिजीम को आसान बनाने और इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को क्लियर बनाने का सुझाव दिया ताकि लोगों को ये पता हो सके कि नियम आखिर क्या है, क्लियर उनको ये क्लियर हो सके। वो अगर कोई टैक्स पे कर रहे हैं न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत तो वो किस चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं। हालांकि आज के लोगों की इतनी सैलरी होती भी नहीं है कि लोग टैक्स दें, और लोग अगर टैक्स देते हैं तो जाहिर सी बात है दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता है जब हम टैक्स देते हैं। तो कमेटी ने यहाँ पर स्टेक होल्डर्स के सुझाव के आधार पर कई करेक्शन भी सुझाए जो कि नए विधेयक में क्लैरिटी लाने और उसे समझने योग्य बनाएंगे। यानी कि जो नया ये बिल पेश किया जाएगा वो आसान होगा, आपको समझने में आसानी होगी, जटिलताएं कम होगी। क्योंकि हम देखते हैं जब बिल पेश किए जाते हैं सदन में ऑन टेबल रखे जाते हैं, हमें ये तो पता होता है
कि न्यू इनकम टैक्स बिल है, लेकिन जब उसको हम देखते हैं कि ये क्या है तो वो पॉइंट्स ना बड़े जटिल होते हैं पूजा, वो समझ के बाहर होते हैं, इतने मुश्किल होते हैं। अब उन वर्ड्स को आसान कर दिया गया है। अब केवल एक टैक्सियर का इस्तेमाल हो रहा है, एक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। पहले बहुत जटिल वर्ड्स थे, ठीक कह रहे हैं आप। और ये जो बिल अब आ रहा है इसमें ये इसको आसान बनाएंगे। इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं होगी ये समझने में कि आखिर लिखा क्या है, क्योंकि चाहे बजट आए या इनकम टैक्स बिल आए, पहली बारी में देख के किसी को समझ नहीं आता, किसी को भी समझ नहीं आता, हमें भी समझना पड़ता है डिकोड करने के लिए कि दर्शकों को किस तरीके से एक्सप्लेन करें। तो कुल मिलाकर संसदीय पैनल ने 4584 पेज की अपनी रिपोर्ट में कुल 566 सुझाव और सिफारिशें दी। सिलेक्शन कमेटी ने इनकम टैक्स रिफंड से जुड़े एक नए नियम को हटाने का सुझाव दिया, जिसमें देर से ITR फाइल करने पर रिफंड न दिए जाने का जिक्र है। यानी कि अभी तक ये होता था कि अगर आप देर से ITR फाइल कर रहे हैं तो रिफंड न दिया जाए, इसका जिक्र था। अब इसे हटाने की बात की गई है ना। तो अगर आप देर से ITR फाइल करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना होगा। तो यहाँ पर कमेटी ने सेक्शन 80M नए बिल के क्लोज 148 में भी बदलाव करने का सुझाव दिया है, जो कि धारा 115BAA के तहत स्पेशल टैक्स रेट का लाभ उठाने वाली कंपनियों के लिए इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पर डिस्कशन से रिलेटेड है पूजा, क्योंकि अब कई चीज़ें ऐसी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो कि समझने मुश्किल होती हैं, तो उनको आसान किया जाए इसीलिए तो ये बिल लाया जा रहा है। अब एक टैक्स पेयर है, वो टैक्स दे रहा है तो उसको पता तो चले कि वो टैक्स किस चीज के लिए टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। तो देखिए, और हम आपको बताते हैं कमेटी ने न्यू इनकम टैक्स बिल पर अपनी जो रिपोर्ट है उसमें टैक्स पेयर्स को 0 TDS सर्टिफिकेट मिलने की परमिशन देने की भी बात कही है। कमेटी ने रिपोर्ट में टैक्स रेट को लेकर किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की है। नौ कमेटी और ये जो 9th पॉइंट है वो आप जरा बताइए। कमेटी का सुझाव ये है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को MSME एक्ट के हिसाब से किया जाना चाहिए। और साथ ही 10वां मेन पॉइंट ये है कि रिपोर्ट में प्रोविडेंट फंड जो होता है, यानी कि PF जो आपका करता है, उस पर TDS और लो टैक्स सर्टिफिकेट और साथ ही पेनल्टी पावर्स पर क्लैरिटी लाने के लिए कुछ बदलाव सुझाए गए हैं, जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बेसिकली अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हमारा PF करता है उसके साथ कई ऐसे टैक्सेस करते हैं जो हमें पता तो होता है कि ये कट रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आखिर ये कट क्यों रहा है और ये क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इससे होगा क्या, इससे हमें फायदा क्या होगा। इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज मिली, वो मैं चाहती हूँ मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं। हमने अभी सुझाव तो सारे उनको बता ही दिया आपने सारे। आपको जरा अब हम ये बता देते हैं कि डिफरेंस क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में। उसको पढ़ के, दरअसल इसको ही पढ़ के मुझे भी समझ में आया कि नया टैक्स बिल आ रहा है तो फिर उसमें क्या क्या चेंजेस है। देखिए, सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट, जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें पिछला वर्ष, आकलन वर्ष, ऐसे जो उलझे हुए वर्ड्स होते थे ना, उनका इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्या होगा, बिल्कुल, लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल होगा, यानी कि कर वर्ष, टैक्स ईयर, केवल इसका इस्तेमाल होगा। पहले पॉइंट को तो इससे आप बहुत अच्छे से और आसानी से समझ लीजिए। दूसरी बात, ज्यादा पन्नों वाला था वो पहला वाला जो था 800 पन्नों का, 800 से भी ज्यादा सेक्शन वाला कानून था। ये पढ़ेगा कौन इतना, एक आम नागरिक के पास इतना वक्त और इतना पेशेंस होता है कि वो इतना पढ़ पाएगा। लेकिन ये वाला जो है, बस ये चाहिए, बस हमें ये बता दीजिए हमारी जेब पर असर कितना पड़ेगा, कटेगा कितना। बिल्कुल। लेकिन ये वाला जो होगा ये 500+ पन्नों का है, लगभग कुछ 500 पन्नों का ये वाला, इसमें सेक्शंस जो है वो शामिल किए गए हैं। दूसरा देखिए, TDS TCS रिफंड सिर्फ ITR डेडलाइन से पहले, वरना पेनल्टी, जिसका जिक्र आपने किया था कि पहले पेनल्टी पड़ती थी, लेकिन डेडलाइन के बाद भी अब जो पेनल्टी है उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। पहले नहीं मिलता था, पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको रिफंड हटाने की बात कही गई। छोटी सी या कोई अनजानी सी गलती अगर आप कर देते थे उसमें आपको नोटिस आ जाता था या फिर आपको पेनल्टी भरनी पड़ती थी। लेकिन अब चेंजेस क्या हुए हैं, गलती को सुधारने का मौका मिलेगा और पेनल्टी नहीं लगेगी अब। तो आपके फायदे की बात यह है कि अगर आप छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं तो उसकी पेनल्टी अब आपको नहीं देनी होगी। बाकी प्राइवेट पेंशन वालों को पहले टैक्स में कोई छूट नहीं थी, मतलब जैसे हम हैं लेकिन अब सरकारी और प्राइवेट पेंशन वालों को अब इस वाले जो न्यू टैक्स बिल आ रहा है इसमें छूट मिली। और आखिरी ये है कि भाषा की प्रक्रिया को काफी ज्यादा जो पहले जटिल बनाया गया था उसे आसान कर दिया गया। बिल्कुल, ये तमाम जो बातें हैं आसान शब्दों में मैं कहूँ कि मेरी सहयोगी पूजा ने आपको बताया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से जो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था वो अब थोड़ा सा कम होता हुआ इसलिए नजर आया क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर पिछले कुछ समय से थोड़ा सा अब कम हुआ है। खतरे के निशान के करीब तो ये पहुंचा, लेकिन पूजा अब थोड़ा कम है।
कल ये जो जलस्तर था वो 204.87 था और यहाँ पर यमुना के निशान जो खतरे का निशान है यानी कि रेड जोन में जब पानी पहुँचता है 205.33 मीटर, अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में जाहिर सी बात है कि बाढ़ का खतरा आ सकता है अगर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचता है। क्योंकि 2 दिन पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे, उस दिन तो बल्कि खतरे के निशान को टच कर गया था ये पानी। लेकिन अब एक राहत की बात दिल्ली वालों आपके लिए ये है कि अब ये जो खतरे का निशान है अब पानी इससे थोड़ा नीचे आ चुका है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन में बारिश ज्यादा हुई नहीं। रक्षाबंधन के दिन बारिश हुई थी पूजा, उससे पहले तो 2 से 3 दिन हुई नहीं। तो जबरदस्त बारिश हुई थी। हाँ, उस दिन बारिश ज्यादा हुई थी। उस दिन तो बल्कि मेरी सहयोगी भी मेरी सहयोगी पूजा भी खुद फंस गई थी और उसके बाद आपने दिखाया था किस तरीके से आप पानी में फंसी और निकलने का प्रयास आप कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से बारिश में थोड़ा एक कम देखने को मिला है कि बारिश हुई है, तो इसीलिए भी अब जलस्तर घटा है। क्योंकि लेकिन पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो एक खतरा हो सकता है कि आने वाले समय में हो, लेकिन अब खतरा कम हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि यमुना डूब क्षेत्र, यमुना खाड़ी क्षेत्र में लोगों को बिल्कुल राहत की सांस लेनी चाहिए। आप अपनी तैयारी जरूर रखें। प्रशासन को तैयार रहने की जरूरत बेहद ज्यादा है क्योंकि मानसून अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ऐसे में ये तो हमने बताया किस तरीके से यमुना का वाटर लेवल है, तो इसके बाद मौसम की अगर बात कर लें तो मौसम की बात करते हैं दिल्ली वालों। अब मौसम पूरी तरीके से सुहाना है क्योंकि आज के मौसम के हाल कुछ इस प्रकार है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट हालांकि देखने को मिली, लेकिन आज बेहद से बेहद हल्की बारिश आज हो सकती है और हल्की सी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब मौसम पूरे तरीके से सुहाना रहेगा। धूप निकलने के भी थोड़े से आसार है कि धूप निकले और उमस भरी गर्मी जो है वो परेशान आपको ज़रूर करेगी। और दिल्ली में आज छिटपुट बारिश की संभावना पूजा जताई गई। तो अधिकतम तापमान हम आपको बता देते हैं आज 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो ये तो बारिश की बात रही। अब हम बात करेंगे पेट्रोल उस खबर की जो खबर आपकी जेब पर असर डालती है सीधा। अगर आप घर से गाड़ी स्टार्ट कर निकल रहे हैं बाहर या फिर सोच रहे हैं कि आपको अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाना है तो आप घर से निकलने से पहले एक नज़र पेट्रोल डीजल के दाम पर भी आप डाल दीजिए। बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पेट्रोल की कीमत दिल्ली में आज दिल्ली वालों है 94.77 अगर 1 लीटर डलवाते हैं तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा और ये कम से कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो अब आने वाले समय में अगर बढ़ता है तो आपको हम बता ही देंगे। तो दिल्ली में आज डीजल की कीमत है 87.67 रुपये। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार स्थिर बने हुए हैं, अभी तक बढ़े तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में घट जाए पूजा, क्योंकि $70 के आसपास माफ कीजिएगा प्रति बैरल के हिसाब से कच्चे तेल के यानी कि क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में है। अब दिल्ली में सीएनजी जो है वो 76.59 रुपये प्रति किलोग्राम है। और ईवी की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उनकी जेब पर तो कोई बोझ ही नहीं पड़ता है। सारा बोझ पेट्रोल डीजल वालों की जेब पर पड़ता है। ये देखिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम हर जगह शतक के नजदीक ऑलमोस्ट पहुंचने के लिए तैयार हैं ये दाम। बिल्कुल। और बीच में तो शतक एक बार लगा भी दिया था। आम आदमी जब तेल भरवाने जाता था तो तेल भरता ज़्यादा था, भरता कम था और निकलता ज़्यादा था तेल, क्योंकि आम आदमी का तेल भराते भराते तेल ही निकल रहा था उस टाइम। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सोने चांदी की कीमतों का जिक्र अब कर लेते हैं। ये तो हमने आपको बताया पेट्रोल डीजल के दाम क्या रहेंगे। तो सोने चांदी की कीमतों के दाम कुछ इस प्रकार है, कभी ऊपर तो कभी नीचे लगातार हो रही। और सोने ने जिस तरीके से लोगों का सोना दूभर कर दिया है वो सब जानते हैं। पिछले 1 हफ्ते में बेहद ज्यादा दाम बढ़े, बिल्कुल। तो 1 लाख रुपए के पार हो चुका है सोना। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलरी एसोसिएशन यानी कि IBJA की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार आज सुबह 24 कैरेट सोने के दाम है 1,03,460 रुपए प्रति 10 ग्राम। प्रति 10 ग्राम आप ध्यान से सुन लीजिए। जबकि चांदी की कीमत है 1,14,700 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो ये सोने और चांदी के दाम हैं। सोना खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सोना भूल जाइए, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी साहब, क्योंकि अब 10 ग्राम सोने के जो दाम है वो 1,03,000 है। अब इसको आप कैसे बचा सकते हैं? दाम तो आप कम नहीं करा सकते, लेकिन ग्राम कम करवा लीजिए। ग्राम कम करवा लेंगे तो पैसे कम देने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। अब ऐसे में ये 24 कैरेट के दाम हमने बताए, तो लेकिन 22 कैरेट में कोई भी ज्वेलरी बनती है तो दाम आपको कम देने पड़ेंगे। अब ऐसे में ये तमाम बातें हमने बताई दिल्ली वाले रेडियो टीवी में, क्योंकि दिल्ली वाला रेडियो टीवी है, दिल्ली वालों के मतलब की खबर हम आपको बताते हैं। तो फिलहाल समय की कमी, इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति। आप देखते रहे जी दिल्ली NCR हरियाणा।